8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की गणित का ये मॉडल पेपर नंबर 5 है। ये संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर नंबर 5 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। 30 मार्च 2024 को आपके पेपर होने वाला है, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको जो इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार से आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके जो बोर्ड परीक्षा तक इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी और आपको ये अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है 8वीं क्लास का वो भी ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको वहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिलते रहेंगे। आपने अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आपकी 8वीं क्लास के लिए मैंने टेस्ट बना रखे हैं सारे बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप दे देना। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, तो वहाँ पर आपको टेस्ट का लिंक भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कई सारे विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं, 20 प्रश्न दिए तो 20 में से 20 प्रश्न उनके सही हो रहे हैं। आपका स्कोर कितना होता है आप भी जो टेस्ट देके ज़रूर है जो स्कोर को शेयर जरूर करना। पहला प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ आएगा, यानी कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न आपकी ये है कि माइनस के 11/15 इंटू माइनस के 3/7 बराबर में आपका माइनस का 3/7 इंटू ये माइनस के 11/15 है। इसके अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का आपको नाम बताना है। कौन सा इसमें गुणधर्म प्रयोग में लिया गया। जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, इसमें बी पहले आ गया और ये ए बाद में आ गया, इसमें गुणा है, इसमें बराबर है। तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ये कौन सा नियम हुआ, तो ये आपका क्रम विनिमय नियम कहलाता है। गुणे के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो गुणन क्रम विनिमयता आपका ऑप्शन नंबर अ में दे रखी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि निम्न में से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। इनमें से कौन सा लीनियर जो इक्वेशन नहीं है एक चर में, वन वेरिएबल में। तो एक चर में रैखिक समीकरण कौन सा नहीं है, ये तो है एक ही एक्स है, इसमें भी एक ही एक्स ये भी है, द में भी इसमें भी एक ही एक्स ये भी है। ये वाली नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक्स भी है और वाई भी है। ये कह रहे हैं कि एक चर वाला, यानी कि एक्स वाई एक ही होना चाहिए। तो आपके एक्स वाई बाकी तीनों में तो एक ही है, लेकिन इसमें ब में 2 दे रखे तो ये अपना रैखिक समीकरण नहीं है। समचतुर्भुज में एबीसीडी में यदि एसीबी बराबर 40 डिग्री हो तो एडीबी का मान ज्ञात करना है। एसीबी का जो मान है वो सी पे जो कोण बन रहा है वो 40 डिग्री का है। आपको बताना है कि उसका जो कोण डी है वो कितना बनेगा। तो याद रखना, आपके समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर सी पे कोण 40 का है तो डी पे भी कोण 40 का ही। नेक्स्ट आपके हैं चौथा क्वेश्चन है कि संख्याओं 30 और 40 के मध्य में एक पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। तो इसमें आपके 30 और 40 के बीच में किसका वर्ग आता है, इसमें आपके वर्ग आता है 36, जो कि 6 का वर्ग है। तो उत्तर हो जाएगा आपके 36। पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी कि कौन किसका जो घन नहीं है। 1331 11 का घन है, 1010 का घन है, 216 6 का घन है, ये 243 किसी का घन नहीं है। ये 243 नहीं होता है, 343 होता है, जो कि 7 का घन है। तो इसका उत्तर आपके स हो जाएगा। 60 विद्यार्थियों में 25% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो इसको सवाल को हल करने के हमारे पास में 2 तरीके। एक तो ये है कि जो रुचि रखने वाले इनको कुल में से घटा लो, जो बचेंगे वो रुचि नहीं रखेंगे। तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। तो या तो 60 का 75% ज्ञात कर लो, या फिर 60 का 25% ज्ञात करके उसको जो 60 में से घटा लो। तो हम क्या करते हैं, इसमें 60 का 75% ज्ञात कर लेते। ये हो जाएगा 60 का 75%, यानी कि 60 इंटू 75 और बटे में 100। 25 के बार से 3 बार, 25 के बार से 4 बार, 4 के बार से 1 बार और 60 कटेंगे 15 बार। 15 तिया कितने होते हैं, 45। अब 45 आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। 0 में से 5x घटाने पर प्राप्त होता है। तो 0 में से अगर 5x को घटाएंगे तो माइनस का 5x प्राप्त होगा। इसका उत्तर लिखेंगे माइनस के 5x। 2 की घात 3 और उसकी घात 2 का मान कितना होता है, घात की घात गुणा होती है। 2 की घात 3 और उसकी घात अगर 2 है तो यहाँ पर दोनों घातें गुणा हो जाएगी। 3 इंटू 2 बराबर 6 हो जाएगा, 2 की घात 6। 2 की घात 6 आपके ऑप्शन अ में
दे रखा है। किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य का नियम लिखिए। मान लो 3 संख्या हैं ए, बी और सी, तो इनके जो गुणन साहचर्य नियम है, गुणन साहचर्य नियम, तो ये कैसे लिखेंगे। मान लो 30 संख्या है तो आपको किन्हीं 2 को पहले गुणा करना है, तीसरे को बाद में। तो ए को गुणा कर लेते हैं मान लो बी से, उसको गुणा करेंगे सी से, या फिर ए को गुणा बाद में करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं बी को सी से, और उत्तर आ जाएगा आपके सेम। तो आपके ये वाला जो नियम है वो गुणन साहचर्य में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण का आपको हल ज्ञात करना है। तो 2x को इधर ले आएंगे, तो ये होगा आपका 3x माइनस 2x बराबर में 18। 3 में से 2 जाएगा तो 1x बचेगा बराबर में 18। यही अपने आंसर है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको इन संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो गुणनखंड कर लो इनके। 72 में भाग देंगे 2 का, ठीक है, 2 का भाग देंगे 36 बार, फिर 36 में 2 का भाग देंगे 18 बार, 18 में 2 का भाग देंगे 9 बार, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। अब इसमें एक ये तो जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 3 3 के बन रहे हैं, 3 का नहीं बन रहा है। तो 2 तो है, एक 3 और इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 72 को गुणा करेंगे, 72 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे, जिससे क्या होगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। वैसे ही आपका ये वाला है 100 है, 100 में भाग दे दो 2 का, 50 बार जाएगा, फिर 50 में 2 का भाग दो, जो कितने बार जाएगा 25 बार, 25 में 5 का दे दो 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। जब संख्या बची हुई है वो देख लो कि किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसमें न तो 2 का बन रहा है, इसमें न तो 2 का जोड़ा बन रहा है, न ही 5 का बन रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें एक तो 2 कम है, एक 5 कम है, तो इसको तो 2 से गुणा करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 × 5 बराबर 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर 100 जो है पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। 2:3 है तो इसको बट्टा में लिखेंगे, 2/3। अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे, भाग तो जाएगा नहीं 3 का 100 में, तो हम 2 को 100 से गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 200/3। जब इसमें भाग देंगे तो 66.66 इसका आंसर आ जाएगा। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये 66 सही 2/3%। ये वाला भी उत्तर आपके आ सकता है। 13वां प्रश्न आपके खंड अ में, ये खंड अ है 13वें में, लघुतरात्मक प्रश्न वाला। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है कि 12 की घात 0 का मान 1 होता है। तो हाँ, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 ही होता है, ये सत्य है। -4 की घात -2, इसका मान 1/16 होता है। तो देख लेते हैं इसको, -4 तो ये हो जाएंगे आपके, जब घात इसकी माइनस में हो तो बटे में आती है तो प्लस में बन जाती है, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो 1 का जब 4 का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, 1/16। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा आपके सत्य। अगला प्रश्न आपके ये है कि 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, इन सभी का जो मान है वो 3 की घात 30 के बराबर है। आधार समान होने पे घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 + 4 + 5, इन सभी की जोड़ करके देखेंगे, ये होगा आपके 3 की घात 12, जबकि यहाँ 3 की घात 30 दे रखा है, इनको गलत कर रखा है ये, तो ये असत्य है। अगला प्रश्न आपके ये है कि 3 की घात 2, 2 की घात 3 और उसकी घात 2, इसका मान 2 होगा। देख लेते हैं इसको। तो 3 की घात 2 की घात 3 और इसकी घात 2 जो है, इसमें घात की घात गुणा हो जाती है,
तो 2 की घात 3 इंटू 2 बराबर 6 हो जाएगा, 2 की घात 6 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे केवल 2 दे रखा है, ये असत्य है। अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि चतुर्भुज की सभी अंतःकोणों का मापों का योग कितना होता है, तो वो 360 डिग्री होता है। एक तो आपको बताना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, और एक ये 540 किस आकृति के अंतःकोणों का योग है। दोनों उत्तर कमेंट करके बताना है। एक चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, तो चतुर्भुज में विकर्ण हमेशा 2 होते हैं। चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं वो 2 होते हैं, 2 विकर्ण इसमें खींच सकते हैं। एक तो ये वाला विकर्ण हो जाएगा और दूसरा ये वाला भी इसका विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, इसमें 2 हो जाएगी। अच्छा, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, इस त्रिभुज में विकर्णों की संख्या आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ए और सी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें लिखेंगे ए और सी बराबर होते हैं। एक आयत के विकर्ण ए सी और बी डी है। अगर ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर है तो बी डी का मान कितना होगा, ये भी आपके 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि आयत के जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं। ए सी बराबर बी डी होता है, आयत का जो विकर्ण है वो बराबर आता है। 15वें क्वेश्चन में आपको मिलान करना है खंड अ को खंड ब से। तो 7 चौक कितने होते हैं, 28 होते हैं। 28 पी ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है 28 पी आपके इसमें। नेक्स्ट है फिर आपके ये माइनस के 4 इंटू 7, और ये आपके पी इंटू पी, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 चौक 28 पी स्क्वायर आपके आएगा। क्यू भी आ रहा है तो ये 28 पी स्क्वायर क्यू इसमें आ जाएगा। 4 और 3 4 से 12 माइनस के आएंगे, और पी की घात 3 और 1 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। 16वें क्वेश्चन में आपको एक बार ग्राफ दे रखा है, जिसमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दंड आलेख आपके कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। शैक्षणिक वर्ष दे रखा आपके ये 3 4 4 5 5 6 6 7 और 7 8, और यहाँ पे दे रखा है प्रश्न पूछ रखे हैं कि इसमें से क्या सूचना दी गई है। तो दंड आलेख के द्वारा जो प्रतिवर्ष जो शैक्षणिक वर्ष है उसमें कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम में वृद्धि हुई है, तो किस में आपको सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी हो जाएगी 2007-8 में, ये सबसे ज़्यादा वृद्धि है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा आपके 2007-8 में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो अधिकतम है। अच्छा, वृद्धि की पूछ रहा है, 1 मिनट, इसका दूसरा क्वेश्चन वापस देखते हैं। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें तो आपके 100 थे, ठीक है, जो कितने हो गए आपके 200 हो गए, इसमें 250 हो गए, इसमें 300 हो गए, और इसमें आपके 350 हो गए। बाकी सब में तो देखो 50-50 के अंतर है, इन तीनों में तो चारों में। लेकिन ये जो अंतर है इन दोनों साल का, ये कितने का अंतर है, 100 का अंतर है। आपका सबसे ज़्यादा जो अधिकतम वृद्धि हुई वो 2004-05 के वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2004-05 होगा, ठीक है। और इसमें आपका 2000 अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 2007-8 हो जाएगी, 2007-8। बताइए कि सत्य है या असत्य है। 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की संख्या में दोगुनी है। 5-6 में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 2003-04 की दोगुनी है। तो देखो इसमें तो आपके 100 थी, ये 5-6 में क्या, तो 250 दुगुनी नहीं है, ये 2.5 गुनी है। कितनी, ये 2.5 गुनी होगी। तो ये आपके असत्य हैं। क्या है, ये असत्य है। अगर वो 4-5 की बात करता तो हाँ, इसमें ज़रूर इसके डबल हो रही है, 100 का कितना हो गया, 200 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको 1764 के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले 1764 की हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1764, 2 का भाग दे दो, 17 में जाएगा 8 बार, 2 8 16, 2 8 16, और 4 में जाएगा 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 4 4 1 441, ये 21 के वर्ग है। तो 3 का भाग जाएगा इसमें, 4 में 1 बार, और 14 में 4 बार, और फिर आपकी 21 हो जाएगा 7 बार। फिर वापस भाग देंगे इसमें 3 का भाग जाएगा इसमें आपके 4 बार और 9 बार। फिर आपके 7 का जाएगा 7 बार,
7 में 7 का एक बार। ये जो संख्या लिखी इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट 1764 और 1764 को क्या लिख सकते हैं 2 2 3 3 और 7 7। तो यहाँ लिख लेंगे हम अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। फिर हम बनाएंगे इनके 2 2 के पेयर। तो एक तो 2 आएगा यहाँ से, एक आपके इसमें 3 आएगा, एक आपके 7 आएगा। सबको गुणा कर लो, 2 3 6 और 6 7 42। तो 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। किसी समांतर चतुर्भुज के तो आसन कोण के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आसन कोण के माप बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको ये एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसके जो दो आसन कोण है उनका माप बराबर है, यानी कि जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है। तो आपको इसके बाकी के सभी कोण ज्ञात करना है। ये मान लो x है तो ये भी कितना है x है। इसको हम नाम ले लेते हैं A B C और D। इसमें ये कह रहे हैं कि A और B का जो मान है वो बराबर है, हम ले लिए बराबर। लेकिन दो आसन कोणों की जोड़ क्या होती है 180 डिग्री के बराबर होती है। तो x प्लस x क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं एक लाइन लिखनी पड़ेगी मैं यहाँ पे, दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग क्या होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें आपके हो जाएगा कोण A प्लस कोण B बराबर क्या आएगा 180 डिग्री। कोण A का मान x और B का मान भी x कितना आएगा आपके बराबर में 180 डिग्री। 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना आएगा 180 और बटे में 2 बराबर 90 डिग्री। तो x का मान कितना है ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 ही होगा। अब ये 90 है A, तो C भी कितना होगा 90 ही होगा, तो इसके सामने वाला C भी आपके 90 हो जाएगा। तो ये A कोण A बराबर कितना है 90 और बराबर में आपके कोण C भी होगा, कारण क्या है सम्मुख कोण है। तो C का मान भी कितना आएगा 90 ही आएगा। जैसे कोण A का मान 90 है वैसे ही C का मान 90 है, और कोण B का मान भी 90 है क्योंकि वो भी x से बराबर आएगा। तो ये कोण D का मान भी 90 होगा क्योंकि वो B और D बराबर होंगे, आमने सामने के कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण इस प्रकार से आपको लिख लेना है, बराबर हो जाएगा ABCD चारों के कोण 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके 19वां क्वेश्चन है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट का पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको 100 में से घटा लेंगे, तो अन्य खेल का प्रतिशत आ जाएगा। कुल 50 लाख हैं, तो प्रत्येक खेल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, तो संख्या भी ज्ञात करेंगे। पहले अन्य का हम निकाल लेते हैं। फुटबॉल कितना खेलते हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले आपके इसमें 60% है, और फुटबॉल वाले कितने हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले आपके इसमें 30%। तो अन्य ज्ञात करना है, अन्य खेल पसंद करने वाले, तो अन्य खेल में क्या करेंगे 100 में से इन दोनों की जोड़ को घटा लेंगे, 60 और 30 को जोड़ेंगे और 100 में से घटा लेंगे, तो ये बचेगा आपका 100 माइनस 90 बराबर 10%। तो अन्य खेल पसंद करने वाले कितने, तो अन्य खेल पसंद करने वाले आपके 10% है। अब आपको कुल कितने व्यक्ति हैं 50 लाख है, ठीक है, तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल जो दे रखा आपका कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति दे रखा आपको 50 लाख, कुल व्यक्ति बराबर 50 लाख, यानी कि आपके इसमें 50 लाख से इसका 60% ज्ञात करेंगे, फिर आपके फुटबॉल का 30%, अन्य का 10% ज्ञात करना है। तो ये आपका जो 50 लाख हो जाएगा, इक्का दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000 लाख और ये 10 लाख, ठीक है, ये आपके 50 लाख हो गए। अब आपके 50 लाख का क्रिकेट की संख्या ज्ञात करनी है, तो 60% ज्ञात करेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले, ठीक है, क्रिकेट पसंद करने वाले ये कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा आपका जो दे रखा आपको 50 लाख, ये आपके 50 लाख है, इसका हम कितना परसेंट ज्ञात करेंगे 60%। तो ये हो जाएगा आपका 50 लाख इंटू 60 और बटे में 100 आ जाएगा। इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा, इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा,
बचेगा इसमें आपके 5 लाख इंटू 6, तो 5 इंटू 6 करेंगे तो 30, और इसके जो बाकी बचे हुए 0.5 वो वैसे वैसे ही लग जाएगा। तो ये जो है वो आपके क्या है, ये क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तो कितने व्यक्ति हैं वो 3 लाख व्यक्ति हैं, 30 लाख व्यक्ति हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। फिर बचेगा दूसरे नंबर पे फुटबॉल। तो फुटबॉल में क्या है, फुटबॉल में आपको जो 50 लाख दे रखा है आपको, 50 लाख, इसका याद करेंगे 20%, 30% है। फुटबॉल वाला कितने हैं, 30% है, तो इसका 30% याद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 लाख इंटू 30 और बटे में 100। इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा, इसके जीरो से इसका जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 3, बचेगा आपके 5 दिया 15। तो कितने विद्यार्थी कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 15 लाख। ठीक है, इसका आंसर करेंगे हम इसमें 15 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 15 लाख लोग ऐसे जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो फिर अन्य खेल वाले बचे हुए कितने हो जाएंगे, अन्य खेल के लिए 50,000 का क्या करना आपको, 50 लाख का 10% ज्ञात करना। ये हो जाएगा आपका 50 लाख इंटू 10 और बटे में 100। इसके एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा, इसके जीरो से इसका जीरो कट जाएगा, बचेगा केवल आपके 5 लाख। बस 5 लाख ये इसके आंसर है। तो ऐसे आपको जो एक एक सवाल को पूरा सोल्व करना है। अगला प्रश्न है, एक माल लदा हुआ ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलती है, तो यदि चाल वही रही तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगी। देखो चाल वही है, तो अगर समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, समय कम होगा तो दूरी भी कम होगी, यानी कि एक ऐसा संबंध है, सीधा संबंध है, यानी कि एक के घटने पे दूसरा नहीं बढ़ रहा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, तो सीधा संबंध है। सबसे पहले इसकी हम एक सारणी बना लेते हैं। सारणी इस प्रकार से आपको अच्छे से बना लेनी अपनी कॉपी में। सारणी में क्या क्या लिखना है, एक तो आपको लिखनी 2 चीज़ें इधर, एक तो लिखना है आपको समय, एक तो क्या लिखना है इसमें आपको समय लिखना है, एक लिखनी है आपकी दूरी। अब समय ये मिनट में है तो मिनट में ही रखेंगे, समय है आपके मिनट में, और दूरी किस में है, किलोमीटर में। इसमें 2 सारणियाँ बनानी, तो आपकी एक तो इधर हो जाएगी, एक इधर होगी। समय है आपके पास में 25 मिनट, 25 मिनट तो कितना दूरी तय करते हैं, 14 किलोमीटर। 25 मिनट में 14 किलोमीटर आ जाएगा आपके। ऐसे आपके 5 घंटे, तो यहाँ तो आप मिनट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ घंटे की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर भी मिनट ही काम आएगा। तो 5 को 60 से गुणा करेंगे तो ये आपके मिनट आ जाएगा। ठीक है, 300 मिनट, 5 घंटे का मतलब वही 300 मिनट है, और 300 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ये मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना, इसको हम मान लेंगे। तो यहाँ पर जो समय और दूरी में सीधा संबंध है, समय व दूरी में सीधा संबंध है। कैसा संबंध है इसमें, सीधा संबंध है, यानी कि एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ता है, एक के घटने पे दूसरा घटता है। तो हम इसको सीधा संबंध के रूप में लिख लेंगे। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये होएगा y1, ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें सीधा संबंध है तो इसको सीधा ही लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके x1 बटा x2 बराबर, देखो सीधा संबंध है तो इसमें हम सीधे ही लिखेंगे, y1 बटे y2 लिख लेंगे। अगर ये संबंध प्रतिलोम होता, उल्टा संबंध होता, तो ये उल्टे लिखे जाते हैं। x1 बटा x2 बटे बराबर में y2 ऊपर आ जाता है और y1 नीचे आता है, लेकिन इसमें सीधा संबंध है तो इसको हम सीधा ही लिखेंगे। देखो इसमें x बराबर x1 कितना है 25 और बटे में कितना है 300, बराबर में कितना है y1 का मान है अपने 14 और बटे में x का मान ज्ञात करना है, तो आपको x को 25 से गुणा करना है। तो 25 इंटू एक्स बराबर इधर आएगा आपका 300 इंटू 14। x का मान ज्ञात करना है, तो 300 इंटू 14 और बट्टे में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा।
तो ये आपके 25 का भाग चला जाएगा, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, इसमें आपके 12 बार भाग चला जाएगा। तो आर का मान कितना आएगा आपके 12 इंटू 14, 14 दूनी 28 के 8 हासिल के 2, 14 और 15 16। तो ये देखो कितने मिनट का आया 300 मिनट का, यानी कि 5 घंटे का कितना किलोमीटर आया आपके 168 किलोमीटर। तो इसकी बात हमने पहले ही की थी कि समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी, समय कम होगा तो दूरी भी कम होगी। अगला प्रश्न आपके ये कि क्वेश्चन नंबर 21 है, इस समीकरण को हल करके अपने उत्तर की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो इसमें हम इसको समीकरण में बदलेंगे, तो इसको लिख लेते हैं वापस। ये है आपके पास में x माइनस 5 और बटे में 3 बराबर दूसरा हो जाएगा आपका ये आपके x माइनस 3 और बटे में 5। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे, ये कोष्टक में लिखे इसको क्रॉस गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे x माइनस 5 को, तो 5 कोष्टक x माइनस 5 बराबर 3 कोष्टक x माइनस 3। 5 का अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 5x माइनस 5 पंजे 25 बराबर 3x और माइनस 3 तिया 9। अब प्लस के 3 को इधर ले आओ और माइनस के 25 को इधर ले आओ, तो 5x माइनस 3x बराबर माइनस के 9 और माइनस के 25 इधर आएंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे। ये कितना बचेगा आपका 2x बचेगा, और 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे। तो x बराबर कितना आएगा आपके 16 बटे 2, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ लिख लो उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करने के लिए आपको x बराबर 8 लिखना है। समीकरण लिखेंगे वापस एक बार, तो x माइनस 3 x माइनस 5 बटा 3 बराबर x माइनस 3 और बटे में 5। x की जगह पे कितना लिखेंगे, x की जगह पे 8 लिखेंगे। x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर तो ये हो जाएगा आपके 8 माइनस 5 बटे में 3 बराबर 8 माइनस 3 और बटे में 5। कुल मिला के दोनों उत्तर सेम आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। 8 में से 5 गए तो 3 बचेगा, 3 बटा 3, और 8 में से 3 गए तो 5 बचेगा, 5 बटे 5। इसका उत्तर 1 और इसका भी उत्तर 1, यानी कि बराबर है। LHS बराबर RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें पाई चार्ट दे रखा है, 500 वाहन चालकों की भिन्न भिन्न गलतियों को दर्शाए गए हैं। सबसे अधिक दुर्घटना किस गलती से हुई है? तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका दिख रहा है, 12% कम है, 25% ज़्यादा है, 25 और ये 30% है, तो ज़्यादा कौन सा हुआ 30 वाला। तो वाहन चालक की गलती से, इसमें उत्तर लिखना है वाहन चालक की गलती से। पहले का उत्तर क्या होगा, पहले का उत्तर आपको ये वाला लिखना है वाहन चालक की गलती से। अचानक ब्रेक लगने और सड़क का खराब स्थिति के कारण कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई? तो खराब स्थिति के कारण तो आपके 15% है, अचानक ब्रेक लगने से कितनी है 12% है। तो दोनों को मिला के कुल ज्ञात करनी है, तो कुल ज्ञात करेंगे तो खराब सड़क प्लस अचानक ब्रेक वाला प्लस क्या लिखेंगे अचानक ब्रेक। अब आपको उसमें इनका मान लिख लेना है, खराब सड़क के कितना परसेंट है 15% और अचानक ब्रेक के 12%। दोनों को जोड़ेंगे 12 दूनी 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएगा। तो 27% है आपके इसमें जो दोनों के कारण है जो दुर्घटनाएं हुई है। आपको बतानी संख्या, तो 500 का आपको क्या करना है, ये 27% ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500 का 27%। क्या होगा यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो 500 इंटू 27 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा हमारा 5 इंटू 27, 5 7 35 के 5 हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13। उत्तर कितना आएगा इसमें आपके 135। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब आगे के जो क्वेश्चन आपके 8 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको करना है अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड विधि से इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहला है a² + 8a + 16, a² +
8a और प्लस में 16। अब यहाँ पे 8 के टुकड़े करने, ठीक है, मतलब 8 को 2 भागों में बांटना है, जिनको गुणा करें तो 16 आ जाए। तो ये हम वैसे वैसे लिखेंगे a²। तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये 8 दूनी 16, तो या फिर 4 चौक 16, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो ये आएगा आपके 4a प्लस 4a और प्लस में 16। इसमें कॉमन निकालेंगे तो इसमें a कॉमन आएगा, बचेगा यहाँ पे a प्लस 4। यहाँ पे 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा आपके a प्लस 4। तो बचेगा क्या, a प्लस 4, और दूसरा भी क्या है, a प्लस 4 है। ऐसे हम दूसरा सवाल है वो दूसरा हम हल करते थे। दूसरा है हमारे पास में p² माइनस 10p और प्लस में 25। इसमें हम 10 के टुकड़े करेंगे, मतलब 25 के टुकड़े करेंगे, जोड़ें या घटाएं तो 10 आ जाए। तो ये आप क्या आएगा, 5 पंजे 25, 5 और 5 10 आ जाएगा। तो p² माइनस का 5p और माइनस के 5p और प्लस में 25। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, p कॉमन निकालेंगे। p अगर कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा, p माइनस 5। यहाँ से माइनस के 5 कॉमन लेंगे, तभी जाके यहाँ p प्लस 5 बचेगा। तो ये 5 5, हाँ, तो ये हमारा माइनस का है। इस सवाल में कुछ वापस देख लेते हैं इसको। ये यहाँ पे दे रखा है p² प्लस p², ये प्लस का है, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस का है। तो ये हो जाएगा आपके प्लस का p² प्लस 5p प्लस 5p और प्लस में 25। तो p² ये कॉमन आ जाएगा p, और p प्लस 5 बचेगा। यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 5 बचेगा। तो p प्लस 5 और ये आएगा आपके p प्लस 5। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट आपके 25m² प्लस 30m प्लस 9। तो यहाँ पर जो सवाल है वो आपका a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह आपके 25m² प्लस 30m प्लस 9। अब ये जो सवाल है वो आपका 5m इसका होल स्क्वायर और ये आपका 3 का होल स्क्वायर। ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। तो बीच में आपके 2ab चाहिए, तो 2 इंटू a का मान कितना है, 5m इंटू b का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 2a और b। ये किसका सूत्र है, ये आपके सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान कितना है, 5m, a का मान हो जाएगा आपके 5m प्लस b का मान कितना है, 3, और इसका होल स्क्वायर। इसका उत्तर जो होगा वो अलग अलग लिख लेंगे, 5m प्लस 3 और 5m प्लस 3, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके ये एक 7 सेमी त्रिज्या तथा कुल वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल 968 है। तो बेलन की इसमें आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन का कुल प्रस्थि क्षेत्रफल कितना है, 968 है, और इसकी r का मान दे रखा है, h का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। बेलन का कुल प्रस्थि क्षेत्रफल मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। r बराबर कितना दे रखा है, r बराबर 7 सेंटीमीटर, और कुल पृष्ठी लिखो या संपूर्ण पृष्ठी लिखो, दोनों एक ही बात है। संपूर्ण पृष्ठी कितना दे रखा है, 968। h का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना आ जाएगा आपके 968 तो दे रखा है, और इसका सूत्र यहाँ लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, 2πr कोष्टक h प्लस r बराबर में कितना है, 968। अब इसमें क्या करना है, i का और r का इसमें मान लिखना है। तो पाई का मान लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान 7 है, कोष्टक h का मान h और प्लस में r बराबर 7 है, बराबर में है 968। 7 से 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 44 हो जाएंगे। तो ये h प्लस 7 बराबर 968 और बटे में 44 आएगा। 44 से इनको हम काट देंगे 2 के पार्ट से, 4 के पार्ट से, तो ये कटेगा आपके 4 के पार्ट से काट देते हैं, ये 11 बार कटेगा।
4 के पार से 2 बार, 8 बार और 4 बार, 284 बार कट जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 1 मिनट, ये कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा ये, 4 के पार से 2 बार, फिर कटेगा ये आपके 16, ये कटेगा आपके 4 बार, 4 से 16, ये कटेगा 2 बार, 242 बार ये कट जाएगा। तो अब आपके h + 7 बराबर 242 में भाग देना है 11 का। 11 का भाग कितनी बार जाएगा? h + 7 बराबर ये हो जाएगा आपके 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। h का मान ज्ञात करना, 7 को हटाएंगे तो 22 - 7, h बराबर कितना आएगा? 22 में से 7 गए तो 18 बचे, सॉरी 22 में से 7 गए तो 15 बचेंगे। h का मान कितना आएगा आपके? 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे सवाल को सोल्व करना है। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण क्षेत्रफल दे रखा है 240, एक विकर्ण की लंबाई 16 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कुल क्षेत्रफल तो इसमें आपका 240, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसमें आपका समचतुर्भुज का 240, और एक क्षेत्रफल कितना है, एक विकर्ण कितना है? 16 है। तो यहाँ लिख लेंगे इसको, यहाँ कर लेते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये वो आपको दे रखा है 264। कितना है? 264 ही देख लेते हैं एक बार और। तो ये दे रखा है आपके 240, 64 नहीं 40, यहाँ लिखेंगे 240। और एक और दे रखा है इसमें एक विकर्ण की लंबाई d1 बराबर 16, एक विकर्ण की लंबाई वो है d1 बराबर 16 और d2 बराबर हमें ज्ञात करना है। तो हल करेंगे इसको। सूत्र होता है 1/2 इंटू, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल कितना है? 240, 240 लिखेंगे बराबर में 100, 1/2 इंटू d1 कितना? 16, d2 में ज्ञात करना है। 2 के पार से 16 कटेंगे 8 बार, 8 का इधर भाग चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके 240/8 बराबर d2, यानी कि d2 बराबर कितना होगा आपके 24 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 30 सेंटीमीटर आपका दूसरा वर्ग जो विकर्ण है वो होगा। 25वें क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है। किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था? तो दोपहर 1 बजे तापमान कितना था? ये यहाँ पर है, ये 36.5 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ लिखेंगे हम 36.5 डिग्री, 36.5 डिग्री सेल्सियस। अगला है आपके रोगी का तापमान 38.5 कब था? 38.5, ये रहा 38.5। ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है आपके? 12 बजे आ रही है, दोपहर 12 बजे। तो इसमें लिखेंगे हम दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये दोनों समय क्या क्या थे उनको लिखना है। तो दोनों सेम कौन कौन से? एक तो आपकी ये दोपहर 1 बजे और एक दोपहर 2 बजे। इस समय जो रोगी का तापमान है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस था। तो दोपहर 1 बजे और 2 बजे। 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था? 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था? तो 1 बजे और 2 बजे के बीच में आपकी क्या है? ये 36.5 ही है, तो ये भी आपके 36.5 ही होगा। तो 1:30 बजे में आपका जो तापमान है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस ही होने वाला है। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान है? तो अंतराल कौन कौन से? वो बढ़ने का रुझान एक तो आपके 10 से 11 और एक 12 से 2 से 3, 2 से 3 और एक 9 से 10 भी है और 10 से 11 भी है। इसके अथवा में आपको ये वाला बताना है कि पेट्रोल की मात्रा लीटर में दे रखी है और रुपये की मात्रा रुपये में दे रखी है। पेट्रोल का मूल्य रुपये में दे रखा है। इसका आपको ग्राफ बनाना है और यदि पेट्रोल की मात्रा 5 लीटर हो तो इसका मूल्य आपको ज्ञात करना है। ये एक्स अक्ष पे ले लेंगे,
ये वाला वाई एक्स पे आ जाएगा। एक्स अक्ष पे 5-5 का गैप रखेंगे तो आ जाएगा ये, और वाई एक्स पे कितने का रखेंगे, ये 250 का गैप इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 250 का गैप इसमें रख लेंगे। इस प्रकार से इसका एक ग्राफ बनेगा ये। सबसे पहले यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाई, यहाँ लिखेंगे 0,0। एक्स अक्ष पे 10, 15, 25 और 20 और 25, तो 5-5 का गैप लेके कर लेते हैं। 5-5 में 10, 15, तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, इधर 250 का गैप लेके कर लेते हैं। ये हो जाएगा 250, फिर आपके आएगा 500, 500 के बाद में 750, और 750 के बाद में 1000, ये आ जाएगा यहाँ पे 1000। 1000 के बाद में ये कितना हो जाएगा, ये 250 जोड़ेंगे तो 1250 हो जाएगा। बस इनका आपको यहाँ पे ग्राफ खींच लेना है। 10 पे है कितना, 500, 10 पे आपका ये 500, 750 पे कितना है, 15 है, तो ये हो जाएगा आपके 750 पे 15, 750 पे ये 15, 20,000, तो 1000 पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अंतिम में आपके 25 पे 1225, ये रहा 25, और यहाँ लिखेंगे हम 1225। अब इन सबको आपस में मिलान करना है। ये अगर आपकी मिल जाता है एक ही लाइन, तो इसका उत्तर बिल्कुल सही, एकदम सीधी लाइन बन रही है। सारे के सारे आपके एक ही बिंदु पे, एक ही लाइन पे स्थित हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको सीधी लाइन में बना लेंगे। अब पैमाना लिखना है, तो पैमाना क्या है, रेखिक आलेख है, तो हाँ ये रेखिक आलेख है, क्योंकि ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त हुई है। पेट्रोल, यदि पेट्रोल 5 लीटर हो तो इसका मूल्य क्या होगा, तो 10 लीटर में कितना, 500, तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। इसमें लिखेंगे हम 250 रुपये, 250 रुपये। बस ये वाला ग्राफ बनाना है, और इसमें आपको यहाँ पे पैमाना लिख लेना है। पैमाना लिखेंगे, एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर 5 इकाई, और वाई एक्स पे एक बड़ा खाना बराबर 250 रुपये। इस प्रकार से आपको पूरा पेपर है वो सोल्व कर लेना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर सोल्व करवा दिया। अगले वीडियो में आपको मॉडल पेपर नंबर 6 मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको एंड स्क्रीन पे इसका जो वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक वगैरह उपलब्ध है। और आप टेस्ट ज़रूर देना, टेस्ट का लिंक भी आपको दे रखा है। नहीं मिले टेस्ट तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना, वहाँ पर आपको टेस्ट दे दिया जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना एंड्रॉयड ऐप उसको डाउनलोड कर लेना। 8वीं का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना।